नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश दसमाना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। खटीमा डिग्री कॉलेज के विंटर कार्निवल में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, संगीत, भक्ति और संस्कृति के माध्यम से युवाओं को मिलती है सकारात्मक दिशा। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने दिए पंचायत की भूमि पर हुए कब्जे हटाने के निर्देश। वर्ष 2030 तक रखा गया है 953 पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य। और पर्यटकों को पसंद आ रही है राजाजी टाइगर रिजर्व में एलिफेंट सफारी। पिछले लंबे समय से बंद रहने के बाद सफारी खुलने से पर्यटकों में उत्साह। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ द्वारा आयोजित विंटर कार्निवल में प्रतिभाग किया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र संघ द्वारा पहली बार विंटर कार्निवल के अंतर्गत भजन क्लबिंग जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की शुरुआत की जा रही है। इस प्रकार की पहल सनातन संस्कृति, लोक परंपराओं और युवा चेतना के संगम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भजन क्लबिंग जैसे आयोजन ये सिद्ध करते हैं कि युवा वर्ग आधुनिकता के साथ साथ अपनी जड़ों से भी मजबूती से जुड़ा हुआ है और संगीत, भक्ति और संस्कृति के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक दिशा देना ऐसे आयोजनों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा में आधुनिक ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज और 100 बेड के नए अस्पताल परिसर का निर्माण कर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया गया है। वहीं विद्यार्थियों के लिए साथी केंद्र की स्थापना करने के साथ ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सिडकुल की स्थापना भी की गई है। उन्होंने कहा कि खटीमा और टनकपुर के बीच एक भव्य सैन्य स्मारक भी बनाने जा रहे हैं, जिस पर जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने पंचायती राज विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए पंचायत की भूमि पर हुए कब्जों और अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए हैं। पंचायती राज निदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश को मिली धनराशि की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक 1953 पंचायत भवनों का निर्माण करना है। इसके लिए प्रतिवर्ष औसतन 490 पंचायत भवन के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि 5 दिवसीय आवासीय आधारभूत अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक 55,000 से अधिक नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों एवं वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। राजाजी टाइगर रिजर्व में हाथियों की सफारी शुरू होने के बाद यहां काफी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं और एलिफेंट सफारी का आनंद ले रहे हैं। काफी समय से बंद रहने के बाद एलिफेंट सफारी को अब दोबारा शुरू किया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में हाथीबाड़े में रहने वाली मादा हाथी राधा और रंगीली पर्यटकों को जंगल में घुमाने ले जाती है और कुशल महावतों की देखरेख में पर्यटक इस सफारी का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। इस सफारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह कोर एरिया में जाती है, जहां जंगली जानवरों की चहलकदमी रहती है। ऐसे में पर्यटकों को जंगली जानवरों, विशेषकर बाघ, हाथी, हिरण, हायना तथा प्रवासी पक्षियों के दीदार होते हैं। चिला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी दीपक रावत का कहना है कि इसमें प्रशिक्षित मादा हाथियों को लगाया गया है, जो महावतों की देखरेख में पर्यटकों को जंगल सफारी कराती हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट 15 नवंबर को खोले गए थे, जो 15 जून को बंद किए जाएंगे। आदेशानुसार नवंबर से शुरू की गई है और जो उससे पर्यटकों में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं उसमें और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और पर्यटकों का कहना है कि एलिफेंट सफारी करके उन्हें काफ़ी आनंद की अनुभूति हुई है। जंगल के शांत वातावरण एवं पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए हाथी की सफारी बहुत ही उपयोगी है। हम अभी घूम के आए हैं, हमें तकरीबन 2-2.5 घंटे लगे पूरा अंदर सारा देखने में और अच्छा था, काफ़ी अच्छा माहौल था, अच्छा सब कुछ दिखाया उन्होंने और व्यू भी बहुत अच्छा था, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। बहुत ही अच्छा लगा एलिफेंट सफारी करके और काफ़ी अच्छे एनिमल्स मिले हैं, स्पॉट डियर, सामर डियर और लेपर्ड मिला है, काफ़ी अच्छा मिला है देखने को।
नैनीताल जिले में खनन राजस्व से लेकर नदियों में खनन वाहनों और उप खनिज चुगान में पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। जिले की गौला नदी, नंधौर नदी और कोसी नदी में इस साल जिला प्रशासन के प्रयास काफी सफल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2026 तक गौला, नंधौर और कोसी नदी से हुई उप खनिज निकासी के सापेक्ष सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई है। साथ ही वाहन स्वामियों, चालकों और श्रमिकों को रोजगार मिला है। जिलाधिकारी ललित मोहन रायल ने बताया कि जिले में राज्य सरकार की पारदर्शी खनन नीति और वार्षिक नीतिगत खनन चुगान व्यवस्था को तय समय पर संचालित किया गया, इसीलिए इसमें वृद्धि हुई है। नियमित समय पे सत्र का खुलना, संगठनों द्वारा अपने काम में जो डंपर एसोसिएशन है, क्रशर एसोसिएशन है और जो मजदूर श्रमिक हैं उसमें लगे हुए, इनके लिए जो बेसिक एमिनिटीज और जो सुविधाएं थी वो वन विकास निगम हो चाहे हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट हो, उन्होंने प्रॉपरली जो अरेंजमेंट्स उनके लिए होने थे, तो नियमित रूप से अगर कैलेंडर के हिसाब से हो तो इसमें आशाजनक परिणाम मिलते हैं। आगामी वनाग्नि सत्र को ध्यान में रखते हुए बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा 1 दिवसीय जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में बागेश्वर अग्निशमन विभाग के एफएसओ ने 120 प्रतिभागियों को विभिन्न अग्निशमन उपकरणों की जानकारी दी और उनके सही उपयोग का तरीका बताया। उन्होंने आग लगने की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और सामूहिक प्रयास के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर वन क्षेत्राधिकारी केवलानंद पांडे ने उपस्थित वन कार्मिकों, महिला समूहों, फायर वॉचरों और ग्राम प्रधानों को वनाग्नि नियंत्रण से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वनाग्नि की किसी भी घटना की सूचना मिलते ही क्रूज स्टेशन के अंतर्गत गठित टीम को तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वनाग्नि नियंत्रण के दौरान सबसे पहले आबादी के पास लगी आग को नियंत्रित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। कि कैसे हम वनाग्नि नियंत्रण करेंगे, कैसे हमको आग बुझानी है और क्या क्या कार्रवाइयाँ की जानी है, तो ये इसी संबंध में जो हम इस विषय पर हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो इस चर्चा के मद्देनजर जो भी हमारी इसमें बातें आएंगी उसको हम आगे को काम करेंगे। 15 फरवरी से 15 जून तक का ये जो सफ़र रहता है काफ़ी क्रूशल टाइम होता है। इसमें कभी भी यहाँ पे ऐसा होता है कि कभी खाने का टाइम नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता है, कहीं से भी कभी भी कहीं से कहीं तक भी आग शुरू हो सकती है, कोई सूचना नहीं होती, रात को भी जागना पड़ता है। तो इसी बेस पे आज यहाँ पे जो ट्रेनिंग हुई हम लोगों की, तो उस ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को बताया गया, फायर हवलदार भी आए थे हमारे यहाँ पे, उनके द्वारा भी काफ़ी अच्छी सूचना दी गई और जो भी यहाँ पे हमको बताया गया कि कितने प्रकार की आग होते, कि कितने प्रकार से आग लगती है यहाँ पे और उनका निवारण कैसे होना है। चंपावत जिले में जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा बाल वैज्ञानिकों से समाज में वैज्ञानिक सोच बढ़ाने के लिए कार्य करने तथा वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। शिक्षकों को अधिक से अधिक विद्यार्थियों को विज्ञान प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराने के लिए प्रेरित करने को भी कहा गया। इंस्पायर अवार्ड के जिला समन्वयक नवीन चंद्र पंत ने बताया कि यह आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया द्वारा किया जा रहा है। छात्रों में नवाचारिता को बढ़ाने तथा बच्चों को उनके परिवेश की विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान ढूंढने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। जनपद चंपावत से 61 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। इसके तहत बाल वैज्ञानिकों को प्रोजेक्ट तथा मॉडल बनाने के लिए 10,000 रुपए की प्रोत्साहन धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। यह कार्यक्रम भारत सरकार तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा प्रायोजित किया जाता है और विद्यालयी शिक्षा विभाग इसमें जो है सम्मिलित रहता है। इसमें विद्यालयी शिक्षा विभाग के कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के छात्र छात्रा इसमें प्रतिभाग करते हैं। इसके तहत ऑनलाइन आइडिया प्रतियोगिता की जाती है, जिसमें से जो आइडिया सेलेक्ट होते हैं उनके 10,000 रुपये की धनराशि उनके आइडिया पर काम करने के लिए दी जाती है। उसके पश्चात उनकी DLEPC की जाती है। इस DLEPC में NIF के प्रतिनिधि तथा हमारे अन्य जजों के द्वारा नवाचारों का जज किया जाता है और उसके बाद जिन विद्यार्थियों का यहाँ से सिलेक्शन होगा उनको आगे जाने का मौका मिलेगा।
और अब नजर डालते हैं विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम पर, जहां इस समय दूर दूर तक केवल बर्फ ही बर्फ के दीदार हो रहे हैं। धाम और आसपास का क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह ढका हुआ है। शीतकाल में उत्तराखंड पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों और अत्यधिक ठंड के बावजूद पूरी प्रतिबद्धता के साथ वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। धाम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चुनौतियों के बीच जवानों द्वारा निरंतर गश्त की जा रही है और परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। अब होगी शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।